नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। दो गाड़ियों की टक्कर के बाद दो अनजान लोगों में झड़प को रोड रेज कहा जाता है, लेकिन यूपी में ऐसी मामूली सी घटना भी दंगों में बदल रही है। स्कूल में दो लड़कों का झगड़ा भी यूपी में दंगा करा देता है। आखिर क्या है यूपी में बात बात पर हो रहे दंगों की असलियत? क्या वोट बैंक की आंख में झोंका जा रहा है आम आदमी? आज इसी सवाल पर होगी बड़ी बहस, लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी। एम्स के निलंबित चीफ विजिलेंस अफसर संजीव चतुर्वेदी का सनसनीखेज दावा, देश के सबसे बड़े अस्पताल में होता है कुत्तों का इलाज। नकली दवाइयों के रैकेट का भी आरोप। एम्स के सीवीओ को हटाने पर केजरीवाल का हर्षवर्धन पर सवाल। भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई की बजाय ईमानदार अफसर पर गाज क्यों? नड्डा पर लगाया संजीव को परेशान करने का आरोप। नेता विपक्ष के मुद्दे पर सवालों में घिरी सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, नेता विपक्ष के बिना कैसे होगा लोकपाल का चयन? 4 हफ्ते में मांगा जवाब। ग्वालियर के सिंधिया स्कूल में निकला रैगिंग का राक्षस। बिहार के मंत्री के बेटे ने की हॉस्टल में खुदकुशी की कोशिश, हालत नाजुक। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सेल्फी केस खत्म, कोर्ट ने मंजूर की क्राइम ब्रांच की क्लोजर रिपोर्ट। मोदी ने वोट डालने के बाद दिखाया था कमल का निशान। मोदी सरकार में होगी मंत्रियों की ग्रेडिंग, 100 दिन के कामकाज के आधार पर मिलेगा नंबर। पीएमओ और जेटली मिलकर करेंगे 10 बेस्ट मंत्रालयों का चयन। सरहद पर पाकिस्तान की नापाक साजिश जारी, आरएसपुरा सेक्टर में फायरिंग में एक नागरिक घायल। लोग सेना के बंकरों में रात बिताने को मजबूर। दिल्ली में पूरा होगा आशियाने का सपना, डीडीए ने लॉन्च की 25,000 फ्लैट्स की स्कीम। 1 सितंबर से मिलेंगे फॉर्म, अक्टूबर के अंत में निकलेगा ड्रॉ। सेंसर बोर्ड के निलंबित सीईओ राकेश कुमार की काली कमाई का पर्दाफाश। बैंक के लॉकर से मिले 65 लाख के गहने, करोड़ों की संपत्ति के कागजात भी बरामद। और रेसलर सुशील कुमार होंगे दिल्ली के ब्रांड एम्बेसडर। उपराज्यपाल नजीब जंग ने किया ऐलान। दिल्ली के हापुड़ में कुछ दिन पहले दो स्कूली लड़कों में झगड़ा हुआ, फिर दोनों के परिवार आपस में भिड़े। जंग ने किया ऐलान। दिल्ली के हापुड़ में कुछ दिन पहले दो स्कूली लड़कों में झगड़ा हुआ, फिर दोनों के परिवार आपस में भिड़े। मामला क्या था ये जाने बिना तमाम लोग अफवाहें फैलाने में जुट गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि 15-16 साल के दो लड़कों की लड़ाई दो समुदायों के बीच दंगे में बदल गई। यूपी में पहला मामला नहीं है। यहां लोकसभा चुनाव के पहले मुजफ्फरनगर से जो खौफनाक सिलसिला शुरू हुआ, वो लोकसभा चुनाव के बाद और भी तेजी से फैल रहा है। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो हर जुर्म को सांप्रदायिक रंग दे दिया जा रहा है। अब ये बड़ी बहस का मुद्दा है कि आखिर यूपी में बात बात पर होने वाले दंगों का सच क्या है? क्या वोट की खातिर हिंसा की आग में झोंका जा रहा है आम आदमी? मामूली सी बात पर बड़ा फसाद। यूपी के लिए अब ऐसी खौफनाक तस्वीरें आए दिन की बात हो गई हैं। फिलहाल सांप्रदायिक तनाव की भट्टी में हापुड़ को झुलसाने की कोशिश हुई है। हापुड़ के बहादुरगढ़ गांव में ये फसाद क्यों हुआ, इसकी ठीक ठीक जानकारी किसी को नहीं है। बस इतना मालूम है कि लाल बहादुर शास्त्री इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले 15-16 साल के दो लड़कों के बीच झगड़ा हुआ था। एक लड़के को छोड़ थे, 4-5 लड़के बड़े बड़े थे, काफी लंबे लंबे। हम बोले भाई क्या कर रहे हो? इतनी सुंदर बच्चों का झगड़ा घर वालों तक पहुंचा तो पहले दो परिवार आपस में भिड़े और फिर दो समुदायों के लोग मरने मारने पर उतारू हो गए। तो लड़का है, बोले ये हमारा ठेला खाने वाने का, ऐसा रख लो अपने गाड़ी में आगे शीशे पे। तो मैंने लेकर रख लिया। फिर वो बाइक से गए और स्कूल से आगे जाकर, ये कॉलेज है सिलारपुर का, उससे आगे रुके और रुकने के बाद में 3-4 लड़के और पकड़ कर बोले इस साले को मार लो। फिर एसडीएम साहब की गाड़ी आ गई, उन्होंने देखा।
फिलहाल हापुड़ में धारा 144 लगा दी गई है। पड़ोस के जिले गाजियाबाद से भी पुलिस फोर्स बुला ली गई है और फसाद करने वालों की धरपकड़ भी जारी है। उनमें आपस में विवाद हुआ और जब आप अपने घरों पर आकर बात बताए, उस बात को लेकर दोनों को थोड़ा तंग हो गई, इसके लिए विवाद हुआ। अब तक 14 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और बाकी के लिए दबिश वगैरह दी जा रही है। बच्चों के झगड़े को सांप्रदायिक रंग किसने दिया, ये फिलहाल कोई नहीं जानता। इतना जरूर पता है कि अफवाह फैलाने वालों की कमी नहीं थी। किसी ने इसे लड़की के साथ छेड़खानी का मामला बताया तो किसी ने कत्ल होने तक की बात फैला दी। पुलिस चारों तरफ मौजूद है, इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है इस पूरे गांव को, और अब यहाँ पर एकदम शांतिपूर्ण माहौल है। लेकिन अब तक जो समझ में आ रहा है वो यही समझ में आ रहा है कि जितना भी यहाँ पर विवाद हुआ, जितना भी यहाँ पर बवाल हुआ, वो सिर्फ एक अफवाह की वजह से हुआ। मामूली सी बात पर सांप्रदायिक हिंसा की यूपी में ये इकलौती वारदात नहीं है। अभी सोमवार को ही गाजियाबाद के लोनी में एक नाबालिग बच्ची से रेप के बाद भी सांप्रदायिकता की आग भड़काने की कोशिश की गई थी और मेरठ में तो हद ही हो गई। 8 अगस्त को मेरठ में एक कार ड्राइवर ने दूसरी कार को टक्कर मार दी क्योंकि वो कार पर कंट्रोल खो बैठा था। तभी किसी ने खबर फैला दी कि दूसरे समुदाय के लोगों ने कार ड्राइवर को घेर लिया है। वो तो शुक्र था कि दूसरी गाड़ी में भी उसी समुदाय का शख्स बैठा था, लिहाजा माहौल जितनी तेजी से गरमाया उतनी ही तेजी से ठंडा भी हो गया। लोकसभा चुनाव से पहले जब यूपी के मुजफ्फरनगर में छेड़खानी के विवाद में हत्या के बाद जो सांप्रदायिक हिंसा भड़की, उसके बाद से ही दंगों का सिलसिला सा चल निकला है। कभी जमीन के झगड़े को तो कभी धर्म स्थल पर लाउड स्पीकर को लेकर और कभी रेप या छेड़खानी की घटना को सांप्रदायिक तनाव में बदलने में थोड़ी भी देर नहीं होती। आलम यह है कि लोकसभा चुनाव के बाद से यूपी में सांप्रदायिक हिंसा की 200 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं। चूंकि यूपी में ऐसी हर घटना के बाद सियासत तेज हो जाती है, लिहाजा ये सवाल गंभीर हो गया है कि क्या सिर्फ वोट की राजनीति के लिए यूपी में आम आदमी को हिंसा की आग में झोंका जा रहा है। अगर वाकई यहाँ दो समुदायों के बीच नफरत की जड़ें गहरी हो गई हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन है? आखिर क्यों पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही हर छोटी सी घटना सांप्रदायिक तनाव में बदल रही है? क्यों केंद्र और राज्य की खुफिया एजेंसियों को भनक तक नहीं लगती और माहौल बिगड़ जाता है? हापुड़ में मनोज वर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो यूपी में बात बात पर दंगों का सच क्या है? क्या वोट बैंक की राजनीति में पिस रहा है आम आदमी? इसी पर होगी बड़ी बहस और हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह है, कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन। हमारे साथ डॉक्टर संबित पात्रा हैं, बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन। हमारे साथ सुधींद्र भदौरिया जी हैं, सीनियर लीडर बीएसपी। हमारे साथ गौरव भाटिया है, लीडर समाजवादी पार्टी। हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। सबसे पहले गौरव, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि यूपी में आखिरकार हो क्या रहा है? इस तरह से तो सांप्रदायिक हिंसा की आग में उत्तर प्रदेश कभी नहीं झुलसा है। आखिरकार इन दंगों का सच है क्या? मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि अभी आप कह रहे थे कि पिछले 2-3 महीने में 200 दंगे हुए हैं। मैं इतना स्पष्ट कर दूं कि ये इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट आई थी और इसका खंडन केंद्रीय सरकार ने ही किया कि मई और जून में 28 घटना या कम्युनल टेंशन के इंसिडेंट हुए हैं। तो जब तक कि हमारे पास ऑथेंटिक कहीं से डेटा ना हो, इस तरह से कहना कि 200 घटनाएं हुई हैं, मैं समझता हूं दीपक जी आप भी एक बहुत ही जिम्मेदार पत्रकार हैं, ये कहना उचित नहीं होगा। लेकिन इसके साथ मैं ये बात जरूर कहूंगा कि बहुत सी जगह पे ये पाया गया है, चाहे वो अभी गाजियाबाद की घटना हो जहां पे किसी ने दुर्व्यवहार किया एक बालिका के साथ, और उसके बाद कुछ लोगों ने ऐसी एक रूमर फैलाई कि उस लड़की की डेथ हो गई है। उसका खंडन तुरंत सरकार ने भी किया और हम लोगों ने भी किया कि ऐसा नहीं है। और इसी तरह अगर आप देखें, चाहे वो मुरादाबाद हो, मुरादाबाद में दो पक्ष के बीच में एक बातचीत होती है और समझौता हो जाता है,
और कहा जाता है रमजान के महीने के बाद लाउड स्पीकर लग जाएगा, लेकिन वहां पे भाजपा के नेता पहुंचते हैं और सांप्रदायिक राजनीति करते हैं और माहौल को भड़काते हैं। ऐसा ही हमने पाया था कि मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए वो क्यों बढ़े। वो सबसे पहले इसलिए बढ़े कि एक वीडियो फेक अपलोड किया गया व्हाट्सएप और इंटरनेट के माध्यम से, जिसमें कि अफगानिस्तान के लोग जो कि काटे जा रहे हैं दिखाया गया कि ये मेरठ में हो रहा है, और वहां पे भी भाजपा के आज 10 जो नेता हैं उनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं। तो ये साफ दर्शाता है कि कोई राजनीतिक दल, जो कि खासकर भाजपा के नेता, जिनको ये लगता है कि उनकी राजनीतिक लाभ होगा इससे, वो हर छोटी घटना को बढ़ाते हैं, उसको सांप्रदायिक रंग देते हैं और उसके बाद कानून का उल्लंघन करते हैं। सरकार तुरंत कार्रवाई कर रही है और जैसे मुरादाबाद में घटना को बढ़ने नहीं दिया, मुजफ्फरनगर का रूप नहीं देने दिया, वो इसीलिए है कि तुरंत भाजपा के नेता वहां पे गिरफ्तार हो गए। मैं ये समझता हूं कि जनप्रतिनिधियों को, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, उनको अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन जरूर करना चाहिए। उनको समझना चाहिए कि अगर मेरठ में रेप की घटना होती है तो उसको सांप्रदायिक रंग देने की जरूरत नहीं। हर वो गुनाह जो किया जाता है या जो क्राइम होता है जिसमें 2 वर्ग के लोग हैं, मान लीजिए सिख और मुस्लिम है, हिंदू या मुस्लिम है, उसको क्राइम की नजर से देखे, उसको सांप्रदायिक घटना का जो है रूप ना दे, उसमें जो है सांप्रदायिक राजनीति ना करे। ये बहुत ही आवश्यक है। बीजेपी सांप्रदायिक राजनीति कर रही है, डॉक्टर संबित पात्रा, सीधा सीधा आरोप है आप पर। नहीं, पहला विषय कि मैं ये समझा दूं कि क्यों बीजेपी के ऊपर सांप्रदायिक राजनीति करने वाले लोग बहुत गलत है, ये बयान कहने वाले लोग बहुत गलत है, और दूसरा क्यों उत्तर प्रदेश में हो रहा है। आप देखिए, बार बार जो समाजवादी पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि किसी प्रकार का पॉलिटिकल बेनिफिट लेने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक दंगों से, तो मैं कहूंगा ये सीधा अटैक जो है वो हिंदुस्तान की जनता के ऊपर है। हिंदुस्तान की जनता से ज्यादा सेक्युलर जनता कोई नहीं है। ये आप कह रहे हैं कि अगर कोई पार्टी दंगा कराती है तो लोग उसको वोट दे देते हैं और उसको पावर में ले आते हैं, ये कहने के बराबर है कि हिंदुस्तान की जनता कम्युनल है। तो मैं बड़े विनम्रता से रिक्वेस्ट करूंगा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस हम पे अटैक कर सकती है, वो जरूर करे, हम लोगों के आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, मगर हिंदुस्तान की जनता को कम्युनल कह के उसके ऊपर अटैक ना करे, क्योंकि अन्याय होगा। दूसरा विषय, उत्तर प्रदेश में ये दंगे क्यों हो रहे हैं, क्यों इंडियन एक्सप्रेस में लिखना पड़ रहा है 600 दंगे हो गए 2 महीनों के अंदर। आप देखिए, 3 कारण है। पहला कारण है तुष्टीकरण की राजनीति, दूसरा है अगर कोई चिंगारी भड़कती है तो उसको बढ़ावा देना, तीसरा है जो रोकने वाली शक्ति है, जो नियंत्रणकारी शक्तियां हैं अर्थात लॉ मेकर्स हैं, जो पुलिस है, वो नियंत्रण से बाहर है, वो नियंत्रण कर ही नहीं सकती है, वो अकर्मण्य हो गई है। तुष्टीकरण की राजनीति के विषय में अगर मैं आपको रिपोर्ट दिखाऊं कि इंडियन एक्सप्रेस ने अगर 600 दंगों के विषय में कहा है तो उन्होंने उन 600 दंगों के 6 कारण बताए हैं। आप केवल वो 6 कारण पढ़ लीजिए तो मुझे लगता है दीपक जी बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि किस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति समाजवादी पार्टी वहां कर रही है। मैं पहला कारण पढ़ देता हूं जिसके कारण से लगभग 250 दंगे हुए हैं। पहला कारण है construction activities in and around masjids, madrasas and kabristans, illegally done construction। आप देखिए, समाजवादी पार्टी के सरकार ने जो इलीगल कंस्ट्रक्शन को बढ़ावा दिया है, मैं सभी धर्मों का बहुत इज्जत करता हूं, सभी धर्म बराबर हैं, मगर आप अगर एक धर्म विशेष के लोगों को जमीन, जो सरकारी जमीन है, उस पर मस्जिद या किसी प्रकार का मंदिर बनने देंगे, दुर्गा शक्ति नागपाल को बाहर भेज देंगे जब वो इसका डेमोलिश करेगी, तो स्वाभाविक रूप से एक माहौल ठीक नहीं बनेगा। अभी गौरव भाई कह रहे थे कि लाउडस्पीकर की बात हुई थी कि रमजान के बाद लाउडस्पीकर चलाइए, उससे पहले बंद कर दीजिए। अरे भाई, उससे पहले क्यों बंद कर दे? ये सिलेक्टिव सेक्युलरिज्म क्यों है? क्या हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे हारमोनियसली हिंदुस्तान में नहीं रह सकते क्या? क्या जब रमजान होगा तब लाउडस्पीकर को हटा देना पड़ेगा क्या उन इलाकों में जहां 80% हमारे मुसलमान बंधु रहते हैं? अगर इस प्रकार की नीतियों को आप बढ़ावा देंगे तो पूरे हिंदुस्तान की हालत वैसे ही हो जाएगी जैसे उत्तर प्रदेश में हो रही है। और जहां तक पुलिस का सवाल है, पुलिस में आपने SHO, SSP, SP, DIG जाति विशेष के लोगों को, अपने चाटुकारों को बढ़ावा देने के लिए रखा हुआ है। वो दंगे कंट्रोल नहीं करते हैं, वो और दंगे भड़का
करा देते हैं, क्योंकि आलाकमान जो कहती है पुलिस को भी वही करना पड़ता है। गौरव भाटिया, आप जवाब देना चाहते हैं? मैं अगले सवाल पर आऊं, उससे पहले आपका एक क्विक रिएक्शन। हाँ जी, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा संबित जी को कि मुरादाबाद में सरकार ने तुरंत कार्रवाई की, इसीलिए मुजफ्फरनगर जैसा दंगा नहीं हुआ। मेरठ में जहां पे एक घटना हुई थी उसको सांप्रदायिक रंग देके दंगा कराने का काम भाजपा के ही नेता कर रहे थे। मंच पे किसने दागी अपने जो है एमएलएस को फेलिसिटेट किया, ये भी दुनिया जानती है। संगीत सोम, संजीव बलिया, और उनको मंत्री का दर्जा देने के लिए भी नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया। उसके बाद आप उनके जो लीडर्स हैं उनके बयान सुनिए, कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और पार्लियामेंट में कहते हैं अशोक सिंघल के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती, क्यों चुप्पी साधे हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। आपके मुख्यमंत्री तो उनसे मिलते हैं अशोक सिंघल से, कि अगर आपके मुख्यमंत्री तो पदयात्रा के लिए उनसे मिलते हैं। गौरव, दीपक जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। अगर श्री नरेंद्र मोदी जी भी दोनों वर्ग से मिले और किसी व्यक्ति से मिले, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो जनप्रतिनिधि हैं। गलत बयान का खंडन करना, उसके खिलाफ कार्रवाई करना आज की डेट में सरकार की जिम्मेदारी होती है। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि क्या कार्रवाई कर रही है ये भाजपा सरकार? नहीं, क्या कार्रवाई की समाजवादी पार्टी सरकार ने कि यहाँ पे हिंदू रहेंगे और हिंदू राष्ट्र है। चलिए 28 दंगे हुए, आपको मैं उदाहरण के तौर पे दे दूं, लेकिन 28 पर क्या प्रॉम्प्ट कार्रवाई की समाजवादी पार्टी सरकार ने? आखिरकार 28 दंगे कैसे हो गए? 28 दंगे नहीं हुए। पहली चीज तो कम्युनल, ये यूनियन गवर्नमेंट में संबित जी को जानकारी होनी चाहिए। उन्हीं की सरकार ने कहा कि 28 हुए, 600 नहीं हुए। लेकिन आज वो इंडियन एक्सप्रेस को अपनी सरकार से ज्यादा विश्वास करते हैं। ये इसका जवाब वही दे पाएंगे। कार्रवाई के रूप में मैं आपको बता दूं, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, अगर उसने सांप्रदायिक माहौल किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। ये मुरादाबाद में भी हुई, और मेरठ में भी जो दोषी थे उनको 3 लोगों को अरेस्ट किया गया, उनका धर्म नहीं देखा गया। अगर कोई दोषी है तो उसको सरकार धर्म के आईने से नहीं देखती, वो दोषी है, उसको सजा मिलनी चाहिए, उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आगे आऊंगा। आपने सहारनपुर में क्या किया, किस तरह से एक तरफा रिपोर्ट बनाई आपकी पार्टी ने, उस पर भी आऊंगा। लेकिन सुदीन भदौरिया जी, आपको नहीं लगता कि ये समाजवादी पार्टी और बीजेपी जरूर चर्चा के खिलाफ ठोस कार्रवाई होनी चाहिए? मैं आगे आऊंगा। आपने सहारनपुर में क्या किया, किस तरह से एक तरफा रिपोर्ट बनाई आपकी पार्टी ने, उस पर भी आऊंगा। लेकिन सुदीन भदौरिया जी, आपको नहीं लगता कि ये समाजवादी पार्टी और बीजेपी जरूर चर्चा करिए, मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा आपका। जी पूछिए। आपको नहीं लगता है समाजवादी पार्टी और बीजेपी की मैच फिक्सिंग है? देखिए, ये आप थोड़ा और अतीत में जाइए। अभी तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले 25 वर्ष पहले जब पहली बार मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने, तो इसी तरह से आपने देखा कि बिजनौर में बहुत बड़ा सांप्रदायिक दंगा हुआ, और उनके पहले मुख्यमंत्रित्व में जिस तरह का खून खराबा हुआ, और उस पर राजनीतिक रोटी को सेकने का काम उस समय हुआ। और उसी समय आपने देखा होगा कि बीजेपी की भी राम यात्रा उसी समय दौर में शुरू हुई, और पूरा उत्तर प्रदेश आग की लपटों के अंदर आ गया था। मैं कहना चाहता हूं, एक पुरानी कहावत है, जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। ये दोनों लोग मिलकर पूरा देश जानता है। और बहन मायावती जी जो हम लोगों की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, उन्होंने कई बार कई मौकों पर इस बात को रखा है कि किस तरह से इन लोगों की मिली भगत हो रही है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने, उसके बाद आपने देखा चाहे गाजियाबाद से लेकर गोरखपुर तक और बरेली से लेकर बलिया तक, हर जगह उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक टकराव होते रहे, और दोनों लोग आग में घी डालने का काम ये करते रहे। चाहे सिंघल हो, चाहे तोगड़िया हो, चाहे मुलायम सिंह हो, चाहे अखिलेश यादव हो, और यहां तक कि तमाम माननीय संस्थान है जो हमारे संवैधानिक संस्थान हैं, उन लोगों ने भी इस बात को स्वीकार किया कि अखिलेश यादव एक अक्षम व्यक्ति रहे हैं वहां पर सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए। और इसीलिए हमने देखा
कि मुजफ्फरनगर के अंदर 1 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए और ये लोग सैफई के अंदर महोत्सव मनाते रहे। वहां पर 2 हफ्ते से ज्यादा नाच गान चलता रहा और इन लोगों के कान में जूं तक नहीं रहेगा। मैं कहना चाहता हूं कि आज कुछ जब देश के अंदर ये सरकार है और ये सांप्रदायिक टकराव पैदा कर रहे हैं, तो केंद्र की सरकार जो पहले कहती रही, देखिए गौरव जी, आपको बोलने का बहुत मौका मिला है, दूसरे लोगों की जब बात हुआ करे तो आप असंतुष्ट मत हो जा करिए, कुछ लोकतांत्रिक मर्यादाएं रखिए, दूसरों की बात भी सुनिए, तभी लोकतंत्र अक्षुण्ण रहेगा। मैं कहना ये चाहता हूं कि आप लोगों की सरकार पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सांप्रदायिक की आग में उत्तर प्रदेश को लपेट रही है और आज ये संपूर्ण रूप से असफल है। बीजेपी पहले मांग करती थी कि हम इनके खिलाफ कार्रवाई मांग कर रहे हैं, इस सरकार को भंग करना चाहिए। आज वो सरकार में है। मैं ये जानना चाहता हूं, जब ये अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियां नहीं पूरी कर पा रहे हैं तो इसको बनाए रखते हुए क्यों ये सांप्रदायिकता की आग में पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को झुलसा रहे हैं? क्या इन लोगों की मिली भगत है कि नहीं है? मैं जवाब देना पूछना चाहता हूं। मेरा सवाल ये है दीपक जी, गौरव, मैं समझ आ रहा हूं आपके पास। गौरव, सवाल ये है, मैं अखिलेश प्रताप जी के पास जाऊं उससे पहले, बीजेपी से यूपी में खराब कानून व्यवस्था का मामला बताती है, लेकिन खराब कानून व्यवस्था को समुदायों के बीच नफरत का बीज बोने के लिए इस्तेमाल कौन कर रहा है? गौरव, सबसे बड़ा सवाल ये है, ये इस्तेमाल आखिरकार कौन कर रहा है? मैं आपको जवाब दूंगा। पहले सुदिन जी की बात को उनको बताना चाहूंगा कि मुजफ्फरनगर दंगों में आज उनके ही एमपी कादिर राना, मौलाना जमील जो वहां के एमएलए हैं और 3 नेता बसपा के जिनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल है, तो उनका क्या भूमिका रही है ये जग जाहिर है। दूसरी बात, जब मायावती, अब मैं अपनी बात कर लूं सुदीन जी, अभी आप 2 मिनट पहले कह रहे थे कि आप संयम रखिए और प्रजातंत्र में जो है सबको बात करने का मौका मिलना चाहिए। अब आप बीच में बोल रहे हैं सुदीन जी, मैं अपनी बात रख लूं फिर आप बोलिएगा। और दूसरी बात, मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे सामने तीसरा नाम जो है वो पप्पू राणा उर्फ नसूर विधायक का है और उसके बाद मैं इनको जानकारी देना चाहूंगा। और ये जो है पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर ने कहा था कि 2010 में जब मायावती थी तो 121 दंगों की घटनाएं हुई और सुधीन भदौरिया जी को ये याद नहीं रहा कि 121 घटनाएं हुई। तीसरी बात मैं इतना कहना चाहूंगा दीपक जी कि कोई भी सरकार होती है, कोई भी घटना अगर सांप्रदायिक होती है तो सरकार कभी नहीं चाहेगी ऐसी घटना हो। साठ गांठ और हाथ मिलाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। भाजपा का हमने हमेशा विचारधारा पे विरोध किया है, उनकी सांप्रदायिक राजनीति की निंदा करी है और वो आगे भी करते रहेंगे। और भाजपा के नेता आज की डेट में सबसे ज्यादा मुकदमे देश भर में अगर किसी पे चल रहे हैं सांप्रदायिक भावना को हर्ट करने के 153 इंडियन पीनल कोड के, तो वो लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उनके सांसदों के खिलाफ चल रहे हैं। आप इसकी रिपोर्ट मंगवा लीजिए और आपको ज्ञान हो जाएगा कि उनके डीएनए में है कि वो सांप्रदायिक भावना जो है सबकी आहत करेंगे और ऐसे बयान देंगे जिससे कि देश विभाजित हो। यही उन्होंने उत्तर प्रदेश में किया। आज उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी वो गए, उन्होंने कहा कि बदला लो, ऐसी जगह पे कहा जो जगह पहले ही जल रही थी। क्या एक नेता को शोभा देता है कि वो किसी का दुख ना बांट सके और बात करे बदला लेने की? इंसानियत कहां गई ये भाजपा को बताना होगा। राम मंदिर का मुद्दा उठाया जा रहा है जबकि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। ये सब साफ दर्शाता है कि भाजपा जो राजनीति करती है वो तुष्टीकरण की है, वो सांप्रदायिक राजनीति है और समाजवादी पार्टी उसका विरोध करती रहेगी जब तक हम लोग जो है इन लोगों को सही दिशा नहीं दिखा देंगे। अखिलेश जी, आपको नहीं लगता कि ये केंद्र और राज्य दोनों का फेल्यूर है? खुफिया एजेंसी समझ नहीं पाती है कि आखिरकार 2 मिनट के अंदर किसी छोटी सी बात पर, चाहे 2 लोगों का झगड़ा हो, चाहे रोड रेज का मामला हो, वो दंगे में कैसे तब्दील हो जाता है? दीपक जी, काफी लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। हम अपेक्षा करेंगे कि थोड़ा समय आप देंगे और सबसे अपेक्षा करेंगे कि कृपया हमें डिस्टर्ब न करेंगे।
कहा गया कि जनता क्रिमिनल नहीं है, क्रिमिनल का आरोप जनता पर न लगाएं। यह सत्य है कि जनता क्रिमिनल नहीं है। यहाँ के नेतृत्व करने वाले लोग, कुछ लोग क्रिमिनल हैं और वो बताने की आवश्यकता नहीं है कि कौन से लोग इस तरह की पार्टी है और कौन से लोग क्रिमिनल हैं। जैसे जब कोई प्रधानमंत्री बन जाता है तो देश के हर वर्ग, जाति, धर्म, देश के हर भूभाग पे रहने वाले का वो प्रधानमंत्री है और सारी जनता उसकी अपनी एक बादशाह है जिसने उसे चुन के भेजा है और सबके हित के लिए उसे काम करना है, सबको साथ लेके चलना है। लेकिन जब एक प्रधानमंत्री जो इतनी बड़ी मेजॉरिटी से जीत के आता है और वो ईद की बधाई बात देने से कतराता है, प्रधानमंत्री कार्यालय में ईद मिलन की रिवाज को नहीं मानता है, राष्ट्रपति भवन में ईद मिलन के कार्यक्रम में शिरकत नहीं करता है, क्या मैसेज देना चाहता है? इसको बताने की हमें आवश्यकता नहीं है। तो क्रिमिनल कौन है? जनता नहीं है। कौन है? इसके बयान बताने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, किसको फायदा होता है? इसमें मैंने जो बताया इसमें काफी हद तक सामने आ गया है। कौन दल है जिनका इसमें इंटरेस्ट रहता है? कौन से लोग हैं कि जिनका अतीत से लेकर अब तक यही उनकी पूंजी और यही उनका एक कोर वर्क रहा है? मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण और दे रहा हूं। अभी फैजाबाद के कस्बे की एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और उसकी हत्या हुई। उस कस्बे में सुबह लखनऊ से नेशनल चैनल के कई चैनल पहुंच गए, दुकानें खुली हुई थी और उसको क्रिमिनल रंग देने का प्रयास किया था, लेकिन कोई टेंशन नहीं था। चैनल के लोग अपनी विजुअल्स बना रहे थे, तब तक 5-6 मोटरसाइकिल के लोग आए और वो दुकानें बंद कराने लगे। जो लोकल स्ट्रिंगर था उसने पहचान के बताया कि ये फैजाबाद के बजरंग दल का फला नेता है। वो फैजाबाद से चल के वहां जाकर दुकानें क्यों बंद करा रहा था? उस चैनल ने दिखाया भी उसको। अखिलेश जी, आपका पॉइंट दिया, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ेगा। अखिलेश जी, आपका पॉइंट टेकन है, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद मैं फिर वापस आता हूं आपके पास। फिलहाल एक ब्रेक, बड़ी बहस जारी हो रहे दंगों का सच क्या है, इसी पर हमारी बड़ी बहस चल रही है। एक बार फिर से मैं चलूंगा गौरव भाटिया के पास। गौरव, आपको पता है हापुड़ में क्या हुआ? हापुड़ में 2 लड़कों के बीच स्कूल में झगड़ा हुआ। एक ने कहा कि लड़की छेड़ रहे थे, लेकिन लड़की कौन थी उसका कोई अता पता नहीं, और उसके बाद कम्युनल टेंशन हो गया और उसके बाद धारा 144 लगानी पड़ी। सवाल यह है कि इस तरह की अफवाहें कौन उड़ा रहा है और आपकी LIU यूनिट, आपका खुफिया तंत्र, आपकी पुलिस इनको पकड़ क्यों नहीं पा रही है? नहीं दीपक जी, मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि ये जिस तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, इस पे ठोस कदम उठाने की जरूरत है। और ठोस कदम सरकार ने, देखिए, जहां सहारनपुर की बात करता हूं, जहां जो मुक्त मेन आरोपी था उसके खिलाफ 80 FIR करी और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट भी लगाया गया। हापुड़ की आपने बात करी, वहां पे भी 2 समुदायों के बीच में इस तरह का दंगा कराने का प्रयास किया गया और मैंने खुद जानकारी ली तो वहां पे SSP DM मौके पे पहुंचे। उन्होंने 9 FIR करी और 13 लोग को अरेस्ट किया गया और स्थिति को सामान्य बना लिया जल्द ही, और प्रयास किया गया। और मैंने खुद जानकारी ली तो वहां पे SSP DM मौके पे पहुंचे। उन्होंने 9 FIR करी और 13 लोग को अरेस्ट किया गया और स्थिति को सामान्य बना लिया जल्द ही। और जो चिंताजनक बात है कि आप उदाहरण दे रहे हापुड़ का और मेरठ का मैंने दिया, मुरादाबाद का दिया, कि जो घटनाएं हो रही हैं उसको नियंत्रित सरकार कर रही है, लेकिन नेता जिनकी जिम्मेदारी ये होती है कि वो वहां पे सद्भावना बनाए रखने की अपील करें, वो जाके दंगा भड़काने की बात करती हैं। हापुड़ के लिए मैं किसी दल का नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि सामने नहीं आया, लेकिन और जगह पे दीपक जी साफ साफ भाजपा के नेताओं की भूमिका आई है, जिन्होंने ये जो बात उन्होंने कही, मैं मुरादाबाद में देखिए आपकी सारे नेताओं ने कहा हम जल अभिषेक वहीं पे करेंगे। उनके प्रदेश अध्यक्ष एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, लेकिन वो कहते क्या है कि मैं इस SSP और DM का तबादला कराऊंगा और उसकी सूरत मेरी आंखों में नागिन की तरह आ गई है और हम बदला जरूर लेंगे। अब एक पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ इस तरह के बयान दिए जाएंगे, पहले आप कानून व्यवस्था तोड़िए और जब
सरकार उस पर कदम उठाए तो आप कहिए कि हम इनसे बदला लेंगे और इनको ड्यूटी नहीं करने देंगे। और कहीं ना कहीं इसीलिए भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को अपने काडर को निर्देश देने की जरूरत है कि राजनीति में इतना मस्त ना हो जाए कि पूरे प्रदेश को जलाने का प्रयास बीच में आना बहुत आवश्यक है। मुझे लगता है एक तरफा गौरव जी बोले जा रहे हैं और मेरा जवाब बहुत बहुत महत्वपूर्ण है अभी। हाँ डॉक्टर संबित पात्रा, आप जवाब दे सकते हैं। सवाल यह है कि आप पे उंगलियां क्यों उठती हैं? दीपक जी, अगर मैं 4 शब्दों में, मैं वही बता रहा हूं, आपको बहुत बड़े डिबेट करने की आवश्यकता नहीं है। मैं 4 शब्दों में समाधान कर देता हूं क्यों उत्तर प्रदेश में आज वो हालात है जो हैं। सिलेक्टिव सेक्युलरिज्म बाय सेफई सोशलिस्ट। ये जो सेफई के सोशलिस्ट है ना, जब हमारे मुसलमान बंधु रेफ्यूजी कैंप में ठंड से मरे जा रहे थे तब ये नाच गाना देखने में लगे हुए थे। इनके द्वारा प्रायोजित सिलेक्टिव सेक्युलरिज्म के कारण से ही आज उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की परिस्थिति है। दूसरा महत्वपूर्ण विषय में गौरव भाटिया जी से कहना चाहता हूं, अगर तमाम जो विषय उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं उसके लिए भाजपा और संघ जिम्मेदार है, सब कुछ हम ही कर रहे हैं, तो ये कुर्सी पे क्यों बैठे हुए हैं? वो कुर्सी पे भी हमें ही बैठा दे, छोड़ के चले जाए, हम बाकी अपना संभाल लेंगे। ये केवल कुर्सी पे बैठे हुए हैं और बाकी सब कुछ हम लोग कर रहे हैं। तीसरा महत्वपूर्ण विषय है, आप अभी पब्लिक सर्वेंट के विषय में बोल रहे थे। आप ये बताइए, जो पब्लिक सर्वेंट तथाकथित एसएसपी जो है वहां के, वो बिना किसी रिपोर्ट के, बिना किसी जांच के टीवी कैमरे के सामने आते हैं और कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने दंगा करा दिया। वो कैसा आईपीएस अधिकारी है? ये तो प्रायोजित आईपीएस अधिकारी है। जो अधिकारी कोई जांच रिपोर्ट नहीं कराता है और जान जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कराया, वो तो आला कमान से ही आ रहा है। नहीं, और याद रखिए, चौथा विषय है, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इतना कुछ करने के बाद भी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। शिवपाल यादव जी एक कमेटी बना लेते हैं और खुद जो कम्युनल दंगे कराने वाले लोग हैं वो जज बन जाते हैं। बोलते हैं कि देखिए ये जो दंगे थे वो भारतीय जनता पार्टी करा रही थी। आपको ध्यान होगा दीपक जी, ये शिवपाल यादव कैसे व्यक्ति हैं? चंद दिनों पहले वो एक ब्यूरोक्रेट्स की मीटिंग ले रहे थे और कह रहे थे अच्छा डकैती मत करना, थोड़ी थोड़ी चोरी करना। ऐसे व्यक्ति तो इनके सरकार चला रहे हैं और वो रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं। उस रिपोर्ट के ऊपर हम बहस कर रहे हैं, तो क्या होगा हिंदुस्तान का? विनोद अग्निहोत्री जी, सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश के अगर ऐसे हालात बने हैं तो इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? दीपक जी देखिए, अरे गौरव जी जवाबी कीर्तन हो जाएगा आपका और संबित पात्रा का, थोड़ा हमें भी बोलने दीजिए। गौरव, मैं 1 मिनट आपके पास आ रहा हूँ, सुजन जी आपके पास भी आ रहा हूँ। कोई रहने का मतलब ही नहीं है, सारी बहस संबित पात्रा और गौरव भाटिया के बीच में सिमट रह जाएगी। जब बात हो रही है तो जरा विस्तार से हो। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में दंगों की राजनीति कोई नई बात नहीं है और सुदीन भदौरिया जी यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने जो उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत लंबे समय से देख रहे हैं। गौरव जी और संबित जी तो राजनीति के नए उभरते हुए सितारे हैं और मैं 80 के दशक से मैं भी पत्रकारिता में हूं और राजनीति से जुड़ा रहा हूं। मुझे जो है दंगों की राजनीति कैसे होती है, ये दंगों की राजनीति सुअर और गाय से अब बलात्कार और हत्या और झगड़े तक के दौर में आ गई है। पहले गाय का सिर कहीं जो है किसी जगह पड़ा पाया जाता था या कहीं सुअर कटा हुआ मस्जिद के पास पाया जाता था, उस पर दंगा हो जाता था। लेकिन जब वो असलियत लोगों को समझ में आ गई तो उस पर दंगा होना बंद हो गया। उसके बाद उत्तर प्रदेश में अब ये नया सिलसिला शुरू हुआ है। झगड़े पहले भी होते रहे हैं, साइकिल भिड़ गई, एक लड़का हिंदू एक मुसलमान, झगड़ा हुआ, लोग आकर के समझा देते थे, लोग चले जाते थे। लड़कियां भी छेड़ी जाती थी, कभी कोई एक संप्रदाय अलग अलग संप्रदाय के होते थे, छेड़खानी होती थी, लोग मारपीट के डांट डपट के खत्म कर देते थे। लेकिन अब वो दंगे में बदलने लगा है। इसके पीछे दरअसल माहौल को गरमाने की जो राजनीति है, दरअसल मैं बार बार इसको कह रहा हूं कि माहौल गरमा करके जब राजनीति की फसल काटने का खेल होगा तो दंगे होंगे। और ये प्रयोग जो है पिछले कई चुनावों में दोहराया जा चुका है और उसका लाभ जब मिलता है, एक्स को मिले वाई को मिले, लेकिन जिनको लाभ मिलता है वो जो लाभान्वित होते हैं वो माहौल गर्म रखना चाहते हैं, वो नहीं चाहते माहौल शांत हो। ये उत्तर प्रदेश में जो है, आप पिछला अगर इतिहास देखें, अभी मायावती जी के शासन की बात हो रही थी, गौरव जी बोल रहे थे और संबित पात्रा भी बोल रहे थे। मायावती के शासन, मैं कोई मायावती की पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैंने उनकी तमाम नीतियों का विरोध किया है, एक पत्रकार के नाते लिखा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे संवेदनशील फैसला राम मंदिर से जुड़ा हुआ हाईकोर्ट का मायावती जी के शासनकाल में आया। पूरा देश उस वक्त तनाव में था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन एक पत्थर नहीं चला। बहुत बड़ा टेस्ट केस था वो, और मुझे याद है किस तरह एडमिनिस्ट्रेशन ने संभाला था। वो एक सबक है
सरकारों के लिए। तो अगर सरकार चाहे तो निश्चित रूप से उपद्रवी तत्वों को पकड़े, और कोई भी हो, चाहे राजनीतिक पार्टी के लोग हो या गैर राजनीतिक पार्टी के लोग हो, अगर सांप्रदायिक हिंसा में है तो उसमें आप समझौता मत करिए। आप संजीव बालियान का नाम ले रहे थे गौरव जी, और आपकी पुलिस ने इतना कमजोर केस बनाया, एनएसए लगा दिया और वो छूट गए। तो सवाल ये है कि ये जो क्या है, ये इसको क्या माना जाए कि आप लोग जो है ईमानदारी से, सख्ती से सांप्रदायिक तत्वों से निपटना चाहते हैं या खाली गरम बनाए रखना चाहते हैं। संबित जी की पार्टी जो है उसमें तमाम जिम्मेदार लोग हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हमारे स्वयं मित्र रहे मेरठ में, जब उन्होंने राजनीति शुरू की थी, विधायक भी नहीं थे तब, मैं मेरठ में ब्यूरो चीफ था नवभारत टाइम्स का, मैं उनको अच्छी तरह जानता हूं। अब नाग नागिन वाला बयान अगर एक प्रदेश अध्यक्ष देगा तो क्या उसका मतलब जो है जिम्मेदारी होगी? कम से कम उनको तो इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। तो ये चीजें जो है जिम्मेदारी से समाजवादी पार्टी जो शासन में है, भारतीय जनता पार्टी, मैं नहीं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी कोई दंगा फैला रही हो, लेकिन हर जगह अगर आप पहुंच करके माहौल को गर्म करेंगे बजाय शांत करने के, तो निश्चित रूप से उंगलियां उठेंगी। तो अगर प्रदेश की जनता का हित आप लोग चाहते हैं, देश का हित चाहते हैं, और स्वयं आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से कहा है कि 10 साल का मॉनिटरियम कर दीजिए, भूल जाइए ये सब, झगड़ना बंद कर दीजिए, तो कम से कम अपने प्रधानमंत्री की आप सुन लीजिए। और गौरव जी, आपकी पार्टी के लोग जो है, आपका प्रशासन तंत्र चुस्त हो जाए तो ऐसे उपद्रवी तत्वों पर आप लगाम लगा सकते हैं। एक दूसरे को दोषारोपण न करके मिल करके इस समस्या से निपटिए, प्रदेश को बचाइए, प्रदेश को बचाइए। गौरव भाटिया जी, बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक दूसरे पर दोष प्रत्यारोपण के सिवा और कुछ हो नहीं रहा है। अपनी जिम्मेदारी समझ नहीं पा रही है समाजवादी पार्टी। नहीं, विनोद जी ने जो कहा वो बहुत अच्छी बात कही और मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूं। इसीलिए मैंने आपके कार्यक्रम में पहले कहा था कि यहां पे कोई राजनीति समाजवादी पार्टी नहीं सेक रही, हम सांप्रदायिकता की राजनीति नहीं करेंगे, और प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी होती है कि सौहार्द बना रहे, और कोई भी घटना होती है तो सरकार को जो है कष्ट होता है और कहीं ना कहीं मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की होती है। तो देखिए, आप भागते क्यों हैं? बीजेपी पर क्यों आरोप लगाते हैं कि संजीव बलिया नहीं, अब दीपक जी मेरी बात पूरी हो जाए। मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि जो इंडियन पीनल कोड में जो सब्सटैंटिव ऑफेंस है उसके मुकदमों में आरोप पत्र दाखिल है, चाहे वो संजीव बलिया हो, चाहे संगीत सोम हो, चाहे सुरेश रैना हो। और हम वो बात करते हैं, भाजपा के नेता क्या उनको ये शोभा देता है, दीपक जी आप बताइए, कि वो ऐसी जगहों पे जाएं जहां पे माहौल वैसे ही भड़का हुआ है और वहां पे कानून व्यवस्था तोड़े, धारा 144 तोड़े और पुलिस वालों और डीएम पे पथराव करे, डीएम जख्मी हो जाएं? तो किस तरह के नेता हैं ये, इस पे प्रश्न उठ रहा है। जब राम मंदिर का मुद्दा आज सर्वोच्च न्यायालय पे है तो क्या सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान नहीं होना चाहिए? क्यों कहा जाता है कि राम मंदिर यहीं बनेगा, जल्दी बनेगा? क्या ये समुदाय को बांटने की बात नहीं है? कोई भी जिम्मेदार नेता होगा या व्यक्ति होगा वो सबसे पहले कहेगा कि सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आएगा वो मान्य होगा। लेकिन भाजपा, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे हिंदू राष्ट्र की बात हो, ना उसका कभी खंडन करती है और अपने नेताओं से, जो बी टीम है इनकी, वो ऐसे बयान देती है जो सांप्रदायिक होते हैं। और एक टीम कहती है कि हम विकास करेंगे, वो विकास जो सरकार बनने के बाद कभी दिखाई नहीं देता। उत्तर देना चाहूंगा गौरव, लेकिन मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा जो कुछ मुरादाबाद में हुआ था, संगीत सोम, संजीव बालियान, इनको आपने कई दिनों तक खुला छोड़ दिया था। ये घूम रहे थे, ये हमारे स्टूडियो में बैठे थे, लेकिन आपकी पुलिस ने इनको हफ्तों गिरफ्तार नहीं किया था। मैं आपको फुटेज दिखा सकता हूं, जब हम बोलते थे कि हमारे स्टूडियो बैठे हैं, इनको गिरफ्तार करके ले जाओ, लेकिन कोई गिरफ्तार करने को राजी नहीं था उस टाइम पे। नहीं, कानून का ज्ञाता होने के नाते मैं बताऊंगा आपको, कानून जानता हूं। मैं थोड़ा सा आपसे भी बांटना चाहूंगा कि मुरादाबाद में ये सब लोग जो है 144 धारा जिस क्षेत्र में लगी होती है उसका उल्लंघन करने पे अरेस्ट होते हैं और तुरंत इनको प्रिवेंटिव अरेस्ट किया गया और उसके बाद उस क्षेत्र से बाहर निकले और तब छोड़ा गया था। और यही कह के छोड़ा गया था कि आप 144 धारा जहां लगी है, जहां पे हालात नाजुक हैं, वहां पे दोबारा नहीं घुसेंगे। और मुजफ्फरनगर में इन सबको अरेस्ट किया गया था
इनको एक न्यायिक प्रक्रिया में बेल मिली, जिस बेल को कैंसिल करने के लिए सरकार ने हायर कोर्ट में अर्जी भी लगाई है। अखिलेश प्रताप सिंह जी, आपको लगता है कि मुरादाबाद में वो सब हुआ था? सुदीन जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। अखिलेश जी को बहुत देर से नहीं जोड़ा मैंने। अखिलेश प्रताप सिंह जी, आपको नहीं लगता कि मुरादाबाद के दंगों में ढिलाई बरती गई थी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर? आपको नहीं लगता कि जानबूझकर ये सब हुआ था? नहीं, मैं इसका जवाब जरूर दूंगा, लेकिन इसके पहले कुछ और भी कहना चाहूंगा, क्योंकि जो बातें निकल गया कुछ उसमें भी हम एक दो चीजों का जवाब देना चाहते हैं। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य का जिक्र किया गया, उनकी अपील का, लेकिन दिखाना पड़ेगा, अभी तक नहीं दिखा है बीजेपी के करनी और कथनी में, इसीलिए ये चीजें हो रही हैं। दूसरी बात, आज बीजेपी 3C बन के रह गई है, क्रिमिनल, क्रिमिनल और करप्ट। दो लोग इसमें, येदियुरप्पा जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बेल पे हैं, तो टेस्ट पता लगता है बीजेपी के पार्टी की सोच का टेस्ट क्या है। तीसरी बात, जितना सख्त इस सरकार को उन लोगों पे होना चाहिए जो यहां की कानून व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं, जो दंगे में लिप्त हैं या जो रिमर फैला रहे हैं, और वो आइडेंटिफाई भी हैं। पहला दंगा इस सरकार के आने के बाद मथुरा में कोसी कला में हुआ था, वहां से लेकर के और चुनाव के पहले ये मुजफ्फरनगर के पहले अंबेडकर नगर में हुआ था, जिसमें एक और भी व्यक्ति की हत्या हुई थी। 32-33 दंगों में 23 लोगों की उसमें हत्याएं हुई थी। लेकिन और उसके बाद भी जो शक्ति होनी चाहिए सरकार को एक विशेष दल के ऊपर, वो क्यों नहीं दिखती है? क्या कारण है? ये प्रश्न, इस पर सवालिया निशान है सरकार पे। यह भी सत्य है कि कोई सरकार ये नहीं चाहेगी कि वो दंगे कराए या दंगे का आरोप ले, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रिविलेज पा रहे हैं, उन पे वो शक्ति नहीं दिख रही है। या वो सरकार भले ला के कहे, वो शक्ति का संदेश नहीं जा रहा है, और लोगों को ये यकीन हो रहा है कि वो शक्ति नहीं बरती जा रही है। ये जब मैसेज रहता है तो इस तरह के माहौल बिगड़ने में ये मैसेज काफी आग में घी का काम करते हैं। और ये सरकार को कई जगह पे प्रशासन ने, जिला प्रशासन अच्छा काम किया, तुरंत चीजों को संभाला किया, लेकिन जो शक्ति दिखनी चाहिए, जो होनी चाहिए, वो शक्ति इस सरकार अभी भी नहीं उतनी दिखा पा रही है। कभी कभी दिखाती है लेकिन नहीं दिखा रही है। क्यों? क्या कारण है? क्या उसका रिश्ता है? क्यों नहीं कर रही है? अरे क्रिमिनल को क्रिमिनल ट्रीट करो, आप हुआ करें किसी पार्टी का कोई भी कितना हो बड़ा लीडर, निष्पक्ष भाव से आप दंडात्मक कार्रवाई उन पर करिए, कानूनी कार्रवाई करिए। ऐसे केसेस क्यों लगते हैं कि लोग 15 दिन 20 दिन में छूट जाते हैं? दसियों लोग मारे जा रहे हैं, घर जल रहे हैं, इतने बड़े बड़े कांड हो जा रहे हैं, और वो लोग छूट क्यों जा रहे हैं? कौन से लोग उसमें चार्जशीट बना रहे हैं? या तो वो बेगुनाह है या चार्जशीट में कमी आपकी है। क्यों ऐसा हो रहा है? दीपक जी, ऐसे लोगों का छूट जाना चाहिए। ऐसे लोगों पे देखिए दीपक जी, दीपक जी देना चाहूंगा, मैं जवाब देना चाहूंगा। एक मिनट गौरव जी, उसके बाद क्या दीपक, देखिए सबसे खतरनाक बात यह है दीपक, शहरों का दंगा जो है, बहुत देर से शहरों का दंगा जो मुझे लगता है वो तो कंट्रोल में हो जाता है, लेकिन जिस तरह ये दंगा सांप्रदायिक तनाव अब गाँव में फैला है मुजफ्फरनगर कांड के बाद, ये भविष्य के लिए बहुत खतरनाक बात है। और बार बार मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बसपा और समाजवादी पार्टी, चारों के नुमाइंदे यहाँ मौजूद हैं। ये राजनीतिक दलों की पहली जिम्मेदारी है कि देश को, प्रदेश को सांप्रदायिक तनाव से बचाइए, बुनियादी मुद्दों पर आप राजनीति करिए, बिजली, पानी, सड़क, डेवलपमेंट, इस पर राजनीति करिए, और इसको छोड़ दीजिए। सामाजिक न्याय की राजनीति है कि देश को, प्रदेश को सांप्रदायिक तनाव से बचाइए, बुनियादी मुद्दों पर आप राजनीति करिए, बिजली, पानी, सड़क, डेवलपमेंट, इस पर राजनीति करिए, और इसको छोड़ दीजिए। सामाजिक न्याय की राजनीति और सांप्रदायिक सौहार्द की राजनीति करिए। ये मेरा आग्रह है। वरना देखिए, आरोप प्रत्यारोप अगर लगेंगे, लेकिन निश्चित रूप से गांवों के अंदर जिस तरह का ध्रुवीकरण अब हो रहा है वो बहुत बेहद खतरनाक है। और मैं बार बार कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन उस तरह का जो ध्रुवीकरण है वो देश को कहीं वापस इतिहास के उस तरफ न ले जाए जहां से हम लोग जो है बड़ी मुश्किल से निकल पाए हैं। सुदीन भदौरिया जी, आखिरकार ये ध्रुवीकरण क्यों है, किसके कारण है? देखिए, मैं आपको, चाहे आप हमारी आजादी की जब लड़ाई चल रही थी
उस समय कौन लोग इस देश के अंदर ध्रुवीकरण कर रहे थे धार्मिक तौर पर, इसके लिए आप जानते हैं उस समय की हिंदू महासभा का क्या रोल था, इसके बारे में मुझे बताने की यहां पर आवश्यकता नहीं। पर मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जब मुलायम सिंह जी पहली बार मुख्यमंत्री बने तो इसी बिजनौर शहर में उन्होंने भाषण दिया था और कहा था एक धर्म समुदाय के लोगों को कि अगर तुम्हारे आत्मसम्मान पर हमला हो तो तुम लोग तमंचा उठा लो। जब एक मुख्यमंत्री इस तरह की भाषा का प्रयोग करेगा तो निश्चित तौर पर वो आग में घी डालने का काम करता है। और समाजवादी पार्टी की सरकार जब भी आती है तो वो सांप्रदायिक टकराव इसलिए पैदा करते हैं ताकि ध्रुवीकरण हो और एक हिस्से का वोट हम ले, और दूसरी तरफ वही लोग, दूसरी शक्ति के लोग वो भी सांप्रदायिक टकराव पैदा करते हैं। और इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जो टकराव पैदा किया और उसकी वजह से इनके मंत्री प्रतापगढ़ के अंदर उन्होंने दुकानें जलवा दी और वही मंत्री लोग रिपोर्ट भी तैयार कर रहे हैं। ये देखिए सारी की सारी इनकी मिली भगत है, इनकी योजनाएं हैं। और मैं विनोद अग्निहोत्री जी से कहूंगा कि ये बात बहुत अच्छी है कि सभी राजनीतिक दल सांप्रदायिक सद्भाव बनाएं, पर कुछ राजनीतिक दल जब सांप्रदायिक टकराव पैदा कर अपनी रोटी सेकना चाहते हैं तो फिर देश के लोगों को, ऐसे लोगों को बेनकाब कर उनको अपनी जगह दिखा देनी चाहिए। संबित और गौरव, एक एक मिनट है आप दोनों के पास, मुझे क्लोज करना है, एक एक मिनट में अपनी बात खत्म करनी होगी आपको। मैं सुधींद्र जी का जवाब दूंगा। महत्वपूर्ण विषय है, एक टेस्ट केस मायावती में सहारण जिन्होंने कहा कि मैं एक मिनट ले लूं जरा, पहले मैं बता दूं, उसके बाद आप जरूर बताइएगा। गौरव पहले संबित, फिर आप क्लोज कर शांत बैठा हुआ था, मैं पूरा कर लूं अपना विषय, आप जरूर बताइएगा। बोले। हाँ, मैं दीपक जी, आप सहारनपुर के केस को एक टेस्ट केस के रूप में लीजिए। देखिए, वहां एक जमीन की टुकड़ी को लेकर दो समुदायों के बीच में तनाव बहुत समय से चल रहा था, मामला कोर्ट में भी था और सरकार भी जानती थी कि कोर्ट का फैसला आना है, यहां कुछ हो सकता है। मगर जिस प्रकार से सरकार ने वहां कोई इंतजाम नहीं किया, जिस प्रकार से सरकार ने सब कुछ खुला छोड़ दिया, 20,000 लोग रातों रात वहां इकट्ठे हो गए और वहां दंगे हो गए, वहां लोग मारे गए, वहां दुकानें जला दी गई। अगर यही सरकार प्रियम्प्ट कर लेती पहले से कि यहां ऐसा होने वाला है तो आज सहारनपुर नहीं होता। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है, ये बात बात में कांग्रेस के लोग और समाजवादी पार्टी के लोग जो आरएसएस की ओर चले जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास चले आते हैं। मुझे लगता है इसी मुस्तैदी के साथ अगर मुलायम सिंह यादव और अखिलेश सिंह अपने पुलिस स्टेशन में चले जाएं तो दंगे नहीं होंगे, बिल्कुल प्रशासन दुरुस्त हो जाएगा और दंगे नहीं हो पाएंगे। तीसरा विषय है, बार बार ये नागिन जो कहा गया, एक तो मैं बता दूं कि नागिन का आंख अब फोटो नहीं खींचती, और अगर खुदा ने खास्ता अगर नागिन की एक सेकंड अगर नागिन की आंखें फोटो खींचती होती तो नागिन आज उत्तर प्रदेश में कैमरा बन गया होता। चारों तरफ इतना अत्याचार, इतना जुल्म हो रहा है कि बेचारी नागिन फोटो खींच के कैमरा कहलाया जाता, उसको वो नागिन नहीं रहती। गौरव, क्विकली 30 सेकेंड। हाँ, बस सबसे पहले मैं इतना जरूर सुधेंद्र जी को कहना चाहूंगा कि उन्हें याद करना चाहिए कि मायावती ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि जो माइनॉरिटी वर्ग होता है या आपराधिक होते हैं, इनके अंदर अपराध फंसा हुआ होता है, तो समाज को बांटने की बात कौन करता है, ये सब जानते हैं। मायावती ने सबसे पहले बांटने की कोशिश करी और उसके बाद संबित जी को मैं बता दूं कि संबित जी ये जानते हैं कि सबसे ज्यादा अगर किसी पे आपराधिक, अगर किसी पे मुकदमे चल रहे हैं सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के, तो उनके सारे वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, योगी आदित्यनाथ, इन सब पे चल रहे हैं। और जब तक वो इस तरह के बयान देते रहेंगे तो मैं समझता हूं कि भाजपा नहीं जान पा रही कि किस तरह से समाज को खत्म करने का काम कर रही है। गौरव, मुझे आपको यहीं रोकना पड़ेगा। हमारी बड़ी बहस में आज के लिए इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।